नमस्कार। अभी हम लोग रक्त परिसंचरण के बारे में जानेंगे, जिसमें मैं बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह किया है। और जितने भी मैंने वस्तुनिष्ठ का संग्रह किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगभग बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में तथा बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो इसमें मैंने थ्योरी को भी कवर करने का कोशिश की है, जिसमें आपको थ्योरी के बारे में भी पता चलेगा। जो वस्तुनिष्ठ है उसके साथ साथ उसका कारण और जो उत्तर बताया जाएगा उसके द्वारा आप उसके थ्योरी को भी समझ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया है, कॉन्सेप्ट आपका अवश्य क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो पहले तो इस प्रश्न में देखिए, रक्त ये बता रहा है कि रक्त जो है एक ऊतक होता है। जैसे उपकला ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है, पेशी ऊतक होता है, तंत्रिका ऊतक होता है ना। तो वैसे ही हमारा रक्त क्या है, एक ऊतक है। तो इसका उत्तर देखते हैं क्या होता है। इसका उत्तर जो है संयोजी ऊतक होता है एक प्रकार का। तो संयोजी ऊतक क्यों हुआ? संयोजी ऊतक इसलिए हुआ क्योंकि जो रक्त है वो हमारे शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने का काम करता है। कैसे जोड़ता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो गति करता है। तो गति करने के कारण जो फेफड़े में जो ऑक्सीजन रहता है उसको शरीर के विभिन्न भागों तक के ले जाता है तथा शरीर के विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड को लाके पुनः फेफड़े तक लाता है वो। तथा साथ में जो विभिन्न प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको भी वो वहन करता है और अच्छे पदार्थों को भी वहन करता है। तो उसके लिए वहन करने के लिए वो धमनी और सीरा दोनों का उपयोग करता है। तो धमनी में जो होता है शुद्ध रक्त बहता है और सीरा में जो होता है अशुद्ध रक्त बहता है। ये शुद्ध और अशुद्ध क्या चीज़ होता है? शुद्ध रक्त उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, उसको शुद्ध रक्त बोलते हैं। तथा अशुद्ध रक्त किसे कहेंगे? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो उसको अशुद्ध रक्त कहा जाता है। तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो फेफड़े में होता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हृदय का हृदय कहा जाता है। अब देखते हैं हृदय का काम क्या है। हृदय का मुख्य काम होता है धड़कना। तो हृदय को कौन धड़काता है ये जानने की कोशिश कीजिए। तो हृदय को धड़काने का काम करता है एसे नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड कहा जाता है। और ये जो साइनो ऑरिकुलर नोड होता है, ये मान लीजिए आपका हृदय है, ये ऐसे प्रकार का हृदय रहता है। इस हृदय में 4 कोष्ठ रहते हैं। तो यहाँ पर एक दायां अलिंद होता है। दायां अलिंद के दीवार पर एक नोड पाया जाता है। वो नोड क्या करता है कि पूरे हृदय में तरंगे भेजते रहता है। पूरा इस प्रकार से तरंगे का भेजने का काम करता है। तो ये जो तरंग है उसको धड़कने का काम करवाता है हृदय को। तो ये जो तरंगे जो निकलती है वो ऐसे नोड से निकलती है, जिसको पेस मेकर भी कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न ये पूछता है कि हृदय का पेस मेकर किसे कहा जाता है? तो हृदय का पेस मेकर ऐसे नोड को कहा जाता है ना। तो इसका उत्तर ही हो जाएगा ऐसे नोड। और ये जो पुरकिंजे फाइबर्स जो दिख रहे हैं ना, इसमें देखेंगे पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। तो ये पुरकिंजे फाइबर्स जो होता है, ये जो पुरकिंजे फाइबर्स हैं, ये नीचे तरफ देखिए, ये है ये जो लाइन दिख रहे हैं ना, इस लाइन की तरफ ना पुरकिंजे फाइबर्स पाया जाता है। और ये जो हीज बंडल है ना, यहाँ पर पाया जाता है, ठीक बीचों बीच हीज बंडल पाया जाता है। और एवे नोड, एवी नोड आरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, ये इस प्रकार यहाँ पर पाया जाता है। तो हृदय का हृदय किसे कहा जाता है? उसका उत्तर हो जाएगा ऐसे नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। ये तरंगे भेजकर हृदय को धड़कने का काम करता है। अगला है मानव हृदय का किस कक्ष की भित्ति सर्वाधिक मोटी होती है? तो इसमें देखते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर है बायां निलय। ये जो बायां निलय है
उसकी जो भित्ति होती है सबसे ज़्यादा मोटी होती है और मजबूत होती है, क्योंकि उसका काम होता है शरीर के पूरे भाग में रक्त को पंप करना, इसलिए उसकी जो भित्ति होती है मोटी होती है। जब हम हृदय को देखते हैं इस प्रकार से, ये ऐसा रहता है, ये इस प्रकार से, और इसमें जो ये जो भाग है आलिंद कहलाता है। दायां आलिंद, ये दायां आलिंद हो जाएगा और ये बायां आलिंद, और ये जो नीचे का जो भाग होता है वो निलय कहलाता है। तो ये जो होगा दायां निलय और ये जो होगा बायां निलय। तो बायां निलय से ही पूरा जो रक्त होता है चारों तरफ घूमता है, इसलिए इस जो बायां निलय होता है उसकी दीवार बहुत अधिक मोटी होती है। अगला प्रश्न, एक वयस्क सामान्य व्यक्ति के शरीर में कितना लीटर रक्त पाया जाता है? तो एक वयस्क सामान्य व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। रक्त का स्कंदन के लिए जिम्मेदार विटामिन होता है। तो रक्त के स्कंदन के लिए जिम्मेदार विटामिन होता है के, विटामिन के। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। रक्त के स्कंदन के लिए जिम्मेदार विटामिन अक्सर पूछा जाता है, तो उसका होता है विटामिन के। और भी इसमें दिख रहा है विटामिन ए, तो विटामिन ए से तो रोतंधी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, और विटामिन ए त्वचा के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको विटामिन के बारे में बताया जाएगा। रक्त में बाहरी पदार्थ के प्रवेश होने पर प्रतिक्रिया किसके द्वारा दिया जाता है? तो बाहरी पदार्थ मतलब कोई भी जो विष पार्टिकल होता है, वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है या प्रोटो जो भी हमारे शरीर में प्रवेश करता है, उसके अगेंस्ट एक्शन लेने का काम कौन करता है? तो अगेंस्ट एक्शन लेने का काम करता है WBCS। WBCS मतलब था वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, श्वेत रक्त कणिका। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो ये खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है, पहले ये जानिए। खुला परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त जो है वाहिकाओं में न बहकर के सीधा कक्ष में बहता है। कक्ष मतलब गुहा रहता है, उस गुहा में बहता है, उसको खुला परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। और बंद परिसंचरण तंत्र में जो रक्त है वो वाहिकाओं में बहता है, तो उसको बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो ये खुला परिसंचरण तंत्र जो है निम्न स्तर के जीवों में पाया जाता है और बंद परिसंचरण तंत्र उच्च स्तर के जीवों में पाया जाता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में मनुष्य जो होता है उच्च स्तर का होता है, बकरी भी उच्च स्तर में आ जाता है, और शेर भी जो होता है उच्च स्तर में आ जाता है, मतलब हम लोग कार्डेट्स में आते हैं। और उसके बाद जो होता है नॉन कार्डेटा या मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इन सब जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अर्थात उसकी जो रक्त होता है वो गुहा में बहता है, वाहिकाओं में नहीं बहता है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा घोंघा। अगला प्रश्न देखते हैं, वयस्क मनुष्य का हृदय का भार होता है। तो वयस्क मनुष्य का हृदय का भार होता है लगभग 250 से 300 ग्राम के आसपास होता है। इसमें ग्राम छूट गया है तो ये ग्राम है ना। 250 से 300 ग्राम के बीच में होता है। 250 महिलाओं के लिए होता है और 300 पुरुष के लिए होता है। हृदय कब आराम करता है? हृदय आराम करता है 2 धड़कनों के बीच में, है ना। हृदय कब आराम करता है? 2 धड़कनों के बीच में, रुकता नहीं है। यदि हृदय रुक जाएगा तो मनुष्य की जो जीवन ही रुक जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो हृदय जो है आराम करता है, वो भी 2 धड़कनों के बीच में, उसका समय बहुत कम होता है। निम्न में से किस जंतु की हृदय की धड़कन सबसे अधिक होती है? तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, फॉर्मूला, तो वो है कि जिस जंतु का भार जितना ज़्यादा होता है उसकी हृदय की धड़कन उतना ही कम होता है, और जिस जंतु का भार जितना कम होता है या जितना आकार छोटा होता है उस जंतु का हृदय की धड़कन उतना ही ज़्यादा होता है। तो इसमें देखिए सबसे छोटा जंतु कौन सा दिख रहा है? चूहा। तो चूहा की जो धड़कन होती है सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि हाथी दिख रहा है, तो हाथी का धड़कन सबसे कम होता है। मैं यही बता देता हूँ कि किसका धड़कन कितना कितना होता है। इसमें दिख रहा है मनुष्य है, तो मनुष्य की हृदय की धड़कन लगभग 72 मानते हैं, औसत में 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। और जब मनुष्य भ्रूण अवस्था में रहता है
तो उसके जो हृदय की धड़कन होती है 140 से 150 मिनट तक होती है। और जब वो नवजात शिशु होता है तो उसकी हृदय की धड़कन 115 से लेकर 130 तक का होता है। हाथी की हृदय की धड़कन 29 मिनट होती है, 29 बार पर मिनट। और खरगोश का जो होता है 200 बार पर मिनट। मेंढक का होता है 64 बार पर मिनट। चूहे का होता है 300 से लेके 500 पर मिनट। देखिए सबसे ज़्यादा इसमें दिया हुआ है। घोड़े का होता है 35 से 40 बार पर मिनट। तो इस प्रकार से देखिए कि चूहा का सबसे ज़्यादा दिख रहा है और हाथी का लगभग 29 बार पर मिनट। तो ये जो जंतु का जो आकार है जैसे जैसे बढ़ते जाता है हृदय की धड़कन कम होते जाता है, और जो जंतु का आकार जैसे जैसे छोटे होते जाते हैं उसका हृदय की धड़कन बढ़ते जाता है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन का सही क्रम है। हृदय में दो प्रकार की आवाज़ें आती हैं, एक तो लब करके आवाज़ आता है और दूसरा डब करके आवाज़ आता है। तो हृदय की धड़कन का सही क्रम होता है लब डब विश्राम। लब डब विश्राम। ये लब की आवाज़ कब आ जाती है? जब संकुचित होता है। जब हृदय हमारा संकुचित होता है तब उससे लब की आवाज़ आती है, और जब शिथिल हो जाता है तब उससे डब की आवाज़ आती है। जब भी हमारा हृदय संकुचित होता है तो उसको बोलते हैं सिस्टोल, और संकुचित होने पर लब करके आवाज़ आता है। उसके बाद जब भी आवाज़ डब करके आएगी मतलब हमारा जो हृदय है शिथिल हो गया है, तो शिथिल मतलब डायस्टोल। तो इस प्रकार से सिस्टोल और डायस्टोल को मिलाकर एक धड़कन बोलते हैं। मतलब जब भी हमारा हृदय एक बार संकुचित होगा और एक बार शिथिल होगा तो उसको मिलाकर के एक धड़कन कहा जाता है। रक्त का शुद्धिकरण होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण हमें बता दिया है कि फेफड़े में होता है ना। हृदय का जो काम है वो तो सिर्फ रक्त को पंप करना, मतलब उसको प्रेशर डालना होता है। तो रक्त का जो शुद्धिकरण होगा फेफड़े में होता है, आमाशय और यकृत में नहीं होता। मुकेश सिन्हा की उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, वो अब 70 साल का हो गया है, तो उसका रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये थोड़ा लॉजिकल प्रश्न है। इसमें लॉजिक ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है तो रक्तदाब भी उसका बढ़ते जाता है। वृद्ध होने पर रक्तदाब लगभग 140 के आसपास पहुंच जाता है, 120 130 इस प्रकार से आते जाता है। तो हृदय की धड़कन जो है बढ़ते जाता है, तो उसका उत्तर ही हो जाएगा बढ़ता है। लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग होता है। ये जो इसमें दिख रहा है केरोटिन, तो केरोटिन और लाइकोपिन और हीमोसाइनिन ये तो नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ये वाला। केरोटिन तो गाजर में पाया जाता है, लाइकोपिन टमाटर का है, हीमोसाइनिन निम्न स्तर के नॉन कार्डेट्स जंतुओं में जो रंग होता है उसके कारण होता है। तो इसका मुख्य उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीम धन ग्लोबिन, हीम अर्थात आयरन या जिसको बोलते हैं लोहा, और ग्लोबुलिन प्रोटीन जो कि ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में सहायता करता है। लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं, अर्थात लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ पर होता है, या लाल रक्त की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा, बोन मेरो। तो बोन मेरो में रक्त कणिका का निर्माण होता है। स्प्लीन को बोलते हैं, स्प्लीन को लाल रक्त कणिका का कब्रिस्तान कहा जाता है। याद रखिएगा, स्प्लीन को लाल रक्त कणिका का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये कई बार पूछता भी है कि लाल रक्त कणिका कहाँ बनती है, तो कहाँ बनती है, तो उसका उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा, और जो कब्रिस्तान है वो क्या हो जाएगा स्प्लीन। अगला प्रश्न, RH फैक्टर की खोज किया था? तो विलियम हार्मे जो है वो तो रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था, है ना। और रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका का खोज किया था। रॉबर्ट कोच ने भी क्या उसका खोज नहीं किया था RH फैक्टर का। इसके बाद है लैंडस्टीनर। तो लैंडस्टीनर जो है ना उन्होंने खोज किया था RH फैक्टर का रीसस मंकी में। उसको भी पूछता है कभी कभी कि किसमें खोज किया था, तो उसका रीसस मंकी, रीसस बंदर। रक्तदाब का मापन किया जाता है, तो रक्तदाब का मापन किस में किया जाता है? एनेमोमीटर तो नहीं होता, एनेमोमीटर से तो वायु की शक्ति का
या वायु गति का माप किया जाता है। एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है और बैरोमीटर से वायु का दाब मापा जाता है। तो बचा कौन? स्फेग्नोमैनोमीटर, इसके द्वारा रक्त का दाब मापा जाता है। लगभग रक्त का दाब जो होता है 80/120 आता है, ये मानक है 80/120। कौन सी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है? जनरली हम लोग जानते हैं कि जितने भी धमनी होते हैं उसमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है और जितने सिरा होता है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एक ऐसी धमनी है जिसमें शुद्ध रक्त नहीं बहता, अर्थात वो अशुद्ध रक्त लेके जाता है, तो वो होता है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी फुफ्फुस धमनी जिसको बोला जाता है हिंदी में। और इसी प्रकार यदि आपको ये पूछा जाए कि कौन से ऐसी सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा पल्मोनरी सिरा या फुफ्फुस सिरा। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन गए आपके लिए। रक्त दाब का मापन किया जाता है, ये हो गया। रक्त वाहिनियों का अध्ययन किया जाता है, तो रक्त वाहिनियों का अध्ययन करना कहलाता है एंजियोलॉजी। देखिए यहाँ पर लॉजी शब्द लगा हुआ है, लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना, तो एंजियोलॉजी रक्त वाहिनियों का अध्ययन करना होता है। यहाँ पे देखिए एंजियोग्राफी भी लिखा हुआ है ना, तो एंजियोग्राफी में क्या होगा, जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उसके ग्राफ निकालते हैं उससे अध्ययन करने के लिए। और कार्डियोग्राफी हृदय का अध्ययन करना, कार्डियोलॉजी। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा एंजियोलॉजी, रक्त वाहिनियों का अध्ययन करना एंजियोलॉजी कहलाता है। एसे नोड किस जगह पर उपस्थित होता है? बता दिया हमने एसे नोड किस जगह पर उपस्थित होता है, दायां आलिन के दीवार पर। हमारे रक्त में बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हमारे रक्त में बहुतायत में लोहा पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में लोहा। हीम और ग्लोबिन, तो हीम जो होता है वो आयरन का बना होता है, Fe। हृदय में रक्त की आपूर्ति कौन करता है? हृदय तो सबके रक्त की आपूर्ति करता है, तो हृदय को रक्त की आपूर्ति कौन करेगा? उसको रक्त की आपूर्ति करता है कोरोनरी धमनी। हृदय की संकुचन ध्वनि होती है ना। अभी हमने बताया था कि हृदय से 2 प्रकार की ध्वनि आती है, एक लब और दूसरा डब। तो जब संकुचित होता है तो लब करके आवाज़ आता है ना, और जब शिथिल हो जाता है तो डब करके आवाज़ आता है। लेकिन जब वाल्व खराब हो जाते हैं तब मरमर की आवाज़ आती है। किस प्रकार की आवाज़ आती है? मरमर। क्रोध अथवा प्रेम के समय हृदय का अत्यधिक तीव्र गति से धड़कना खालिस्तान कहलाता है। तो क्रोध अथवा प्रेम के समय हृदय का अत्यधिक तीव्र गति से धड़कना पोडिंग कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पोडिंग। सामान्य हृदय स्पंदन को कहते हैं, है ना। हमारा जो हृदय है वो एक बार संकुचित होता है और एक बार शिथिल होता है। तो इस प्रकार से वो एक बार धड़कन कंप्लीट कर लेता है। एक बार धड़कन में लगभग उसको 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो उसका वो रिदम है। 1 मिनट में उसको 72 बार धड़कना चाहिए। यदि वो सामान्यतः 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है तो रिदमिया कहेंगे उसको, वो सामान्य स्पंदन है वो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रिदमिया। 1 मिनट में 72 बार धड़कना। और यदि वो 1 मिनट में 72 बार नहीं धड़क रहा है, कम धड़क रहा है या ज़्यादा धड़क रहा है, तो उसको बोलेंगे एरिदमिया। क्या बोलेंगे उसको? एरिदमिया। जब हमारा हृदय जो है सामान्य रूप से धड़कता है 1 मिनट में 72 बार के आसपास, तब उसको क्या बोलेंगे? रिदमिया बोलते हैं। और यदि हृदय की जो धड़कन है वो सामान्य नहीं रहेगा, या कम धड़क रहा है या ज़्यादा धड़क रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? इरिदमिया। और जब असामान्य रूप से धड़क रहा है तो या तो कम धड़केगा या तो ज़्यादा धड़केगा, है ना। तो यदि हृदय की गति में कमी आ गई है, कम धड़क रहा है, तो उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। क्या बोलते हैं उसको? ब्रेडिकार्डिया। और यदि हृदय की धड़कन बढ़ गई है, वृद्धि हो गई है, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रैकीकार्डिया। तो ये है अंतर है। हृदय के स्पंदन को सामान्य रहे तो रिदमिया कहते हैं और सामान्य न रहे तो एरिदमिया कहते हैं। और एरिदमिया में जब हृदय की धड़कन कम हो जाती है तो उसको ब्रेडिकार्डिया, और जब अधिक हो जाती तो ट्रैकीकार्डिया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रिदमिया। मानव हृदय के कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? पहले ही हमने बता दिया है कि मानव हृदय कुछ इस प्रकार से ऐसा रहता है।
तो इसमें देखेंगे 1 कोष्ठ, 2 कोष्ठ, 3 कोष्ठ और ये 4 कोष्ठ, मतलब टोटल मिला के 4 कोष्ठ होते हैं। ऊपर आलिंद, ये दायां आलिंद, बायां आलिंद, ये दायां निलय, ये बायां निलय। इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। यदि हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोगों को भी हृदय के बारे में जानने का मौका मिले तथा इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो आते हैं उसको अच्छे से आप सॉल्व कर सको। थैंक यू।